हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पिंडों की टक्कर टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक पिंड है। इस पिंड का द्रव्यमान जो है वो m1 है। ठीक है। इस पिंड का वेग है वो आगे की तरफ है और वो है हमारा u1। समझ में आ गया। हमारे पास एक और पिंड है। देखिए ये हमारा दूसरा पिंड है। इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो m2 है और इस पिंड का जो वेग है वो आगे की तरफ कितना है, u2 है। तो सबसे पहले दोनों पिंड आपस में टक्कर होगा। कब टक्कर होगा? जब पीछे वाले पिंड का जो वेग है यानी कि u1 है वो आगे वाले पिंड के वेग से ज्यादा होगा। समझ में आ गया। तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो घटते चले जाएगी और दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ क्या होगा, टक्कर। दोनों का एक दूसरे के साथ टक्कर हो जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर m1 हो गया और ये क्या हो गया, हमारा m2 हो गया। हो क्या रहा है, यहाँ पर जो आगे वाला पिंड है उस पर जो बल लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा। समझ में आ गया। जो पीछे वाला पिंड है उस पर, क्योंकि ये जो पीछे वाला पिंड क्या करेगा, आगे वाले पिंड को आगे धक्का देगा, तो बदले में m1 ने m2 पर बल लगाया, क्रिया किया। ठीक है। तो m2 भी इस पर क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। और क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, इनका परिमाण जो है वो समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टक्कर का समय है। तो टक्कर का समय है तो आप देख सकते हैं कि m2 पर बल उधर ही लगा है जिधर m2 का वेग है। ठीक है। तो क्या होगा, m2 का वेग बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। m2 का वेग बढ़ गया। ठीक है। एक यहाँ पर m2 का वेग बढ़ गया। ठीक है। मान लेते हैं u2 से हो गया वो v2 हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा m1 है इसका वेग घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि इसकी वेग आगे की तरफ है और इस पर बल पीछे की तरफ लगा हुआ है। तो इसका वेग जो है वो घट जाएगा। इसका वेग हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v2। ठीक है। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब आइए हम लोग ये समझते हैं। अब दोनों का वेग यहाँ पर, इसका जो वेग हो जाएगा वो v1 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो कंडीशन होगा, ये m1 है और ये हमारा m2 है। तो देखिए यहाँ पर जो v2 का जो मान होगा वो v1 से बड़ा होगा। अब क्या होगा, दोनों के बीच में दूरी जो है वो बढ़ते चली जाएगी। समझ में आ गया। पुनः दोबारा टक्कर नहीं होगा। तो टक्कर में होता क्या है, टक्कर में एक वस्तु जो है वो दूसरे वस्तु के स्पर्श करती है, दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं। समझ में आया। तो दोनों वस्तुओं के साथ टक्कर हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बिना संपर्क में आए हुए भी टक्कर हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया क्या, जो हमारा न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। ठीक है। समझ में आ गया। अब न्यूक्लियस के ऊपर, नाभिक के ऊपर चार्ज कैसा होता है, धनात्मक आवेश उसके ऊपर चार्ज होता है, वो धन आवेशित होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक अल्फा पार्टिकल के बारे में आप लोगों को मालूम है ही। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का जो नाभिक होता है उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो हीलियम का ये नाभिक है तो इस पर चार्ज कैसा होगा, धनात्मक आवेश इसके ऊपर भी होगा। तो अब क्या होगा, देखिए जब ये हीलियम जो है नजदीक आएगा किसके, न्यूक्लियस के, तो जो नाभिक है तो ये नाभिक क्या करेगा, इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश है और इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश। तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ये चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों, जैसे हीलियम का न्यूक्लियस है और जो नाभिक है, ठीक है, किसी भी एटम का नाभिक हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों आपस में टकराए नहीं, लेकिन नाभिक ने हीलियम के रास्ते को, जिस रास्ते से हीलियम का नाभिक जा रहा था, उसको इन्फ्लुएंस किया, उसको परिवर्तित कर दिया। वो सीधे चला जाता लेकिन उसको क्या, टेढ़ा जाना पड़ रहा है। समझ में? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या यहाँ पर टक्कर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जवाब है हाँ, यहाँ पर टक्कर जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी टक्कर जो है वो हो रहा है। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा।
तो यहाँ पर जब दो वस्तुओं के बीच में टक्कर होता है ना, तो एक चीज का संरक्षण हो जाता है, ठीक है। वो है टक्कर, चाहे किसी भी प्रकार का हो, यहाँ पर हो चाहे स्पर्श करके हो चाहे बिना स्पर्श के, और ये स्पर्श के कारण टक्कर हुआ है। तो दोनों ही परिस्थितियों में जो हमारा संवेग का क्या हो जाएगा, संवेग का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। दोनों संवेग का संरक्षण एकदम निश्चित है। तो यहाँ पर यदि हम आपसे पूछेंगे कि संवेग का संरक्षण करके बताइए, तो किसी भी प्रकार का टक्कर होगा तो संवेग का संरक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि जो अंतिम संवेग होगा वो आरंभिक संवेग के बराबर होगा। तो हमारा अंतिम संवेग कितना है, m2 गुने v2, ये है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m2 गुने v2 जोड़ क्या हो जाएगा, m1 गुने v1। तो क्या हो जाएगा, m1 गुने v1। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम संवेग हो जाएगा। यदि हम लोग प्रारंभिक संवेग के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, m1 गुने u1। तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग m1 गुने u1 जोड़ क्या करेंगे, m2 गुने u2, ठीक है, m2 गुने u2। तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा प्रारंभिक संवेग हो गया और ये हमारा अंतिम संवेग हो गया किसी भी पृथक प्रणाली का। दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे तो हम लोग यह पाएंगे कि यहाँ पर संवेग का संरक्षण जो है वो हो जाता है, ठीक है। कोई भी टक्कर होगा संवेग का संरक्षण हो जाता है। फिर हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा का भी कुल ऊर्जा का संरक्षण हो जाता है। मतलब ऊर्जा कुछ कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा का संरक्षण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है, समझ में आ गया। ऊर्जा संरक्षित हो जाती है, तो ऊर्जा का भी हमें संरक्षण करना होगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पृथक प्रणाली का, इसको हम लोग एक पृथक प्रणाली ले लेंगे, तो इनके पास ऊर्जा होगा, ठीक है, प्रारंभिक कुछ ऊर्जा होगा, ठीक है, और फिर इस पृथक प्रणाली के पास अंतिम ऊर्जा होगा, ठीक है। तो ये प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा जो है वो बराबर हो जाएगा। देखिए, जब दो चीजें, दो पिंड आपस में टकराती हैं तो होता यह है कि पिंडों का कुछ ऊर्जा जो है वो ध्वनि के रूप में भी चली जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि मान लेते हैं कि राधे चाचा है और राधे चाचा बेचारे मजनू को एक थप्पड़ लगा दिए, तो आप देखेंगे कि राधे चाचा के हाथ में और मजनू के गाल में क्या हो गया, टक्कर हो गया। अब आप ये टक्कर तो हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ध्वनि भी निकलेगी। तो समझ में आया, तो वो आप समझ सकते हैं कि जब टक्कर होता है तो कुछ जो ऊर्जा होती है वो ध्वनि के रूप में भी होती है। समझ में आया, कुछ ऊर्जा जो है वो आपके उष्मा के रूप में चला जाता है, क्योंकि जब मारेंगे राधा चाचा मजनू को तो मजनू का गाल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझ में, पटाख से खींच दिए हैं, ठीक है, बहुतों का गाल जो होता है वो लाल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है, कुछ जो टक्कर की जो ऊर्जा, जो आरंभिक ऊर्जा होती है वो ध्वनि के रूप में भी परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई। तो इन सब चीजों में वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है। अब हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण। जो कुल ऊर्जा होगा वो संरक्षित होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके पास गतिज ऊर्जा, इसके पास भी गतिज ऊर्जा, इसके पास भी गतिज ऊर्जा है। लेकिन आप क्या, हम यदि हमेशा के लिए यह लिख दे यहाँ पर, जैसे इसके पास गतिज ऊर्जा कितना होगा, 1/2, ठीक है, 1/2 m1 गुने u1 का वर्ग कर देंगे, जोड़ इसका गतिज ऊर्जा निकल गया। फिर इसका गतिज ऊर्जा हम लोग लिखते हैं 1/2 गुने m2 गुने u2 का हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आरंभिक गतिज ऊर्जा हो गई, ठीक, समझ में, जो ऊर्जा हमें ये दिख रही है। तो यहाँ पर बाद में जो अंतिम ऊर्जा कितना होगा, 1/2 गुने m1 गुने v1 का वर्ग कर देंगे। तो 1/2 गुने m1 गुने v1 का वर्ग जोड़ 1/2 गुने m2 गुने v2 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हमेशा ये लिख पाएंगे क्या आप, तो नहीं। यदि कुछ ऊर्जा ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो गई
तो क्या आरंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर होंगे क्या? तो नहीं, हमेशा ये आप नहीं लिख सकते, ठीक है, ये हमेशा नहीं लिख सकते, क्योंकि हो सकता है कि आरंभिक में जो गतिज ऊर्जा है उसका कुछ हिस्सा ध्वनि के रूप में, ऊष्मा के रूप में टक्कर के बाद परिवर्तित हो जाएगा, तो आरंभिक का ज्यादा हो जाएगा और बाद का कम हो जाएगा। समझ में आया? तो हमेशा आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर यदि हम लोग हमेशा के लिए लिखेंगे तो कुछ ऊर्जा किसमें चला गया, मान लेते हैं हीट में, ठीक है, हाँ, प्लस क्यू, क्यू मान लेते क्यू एक्स्ट्रा में चला गया, ठीक है, तब आप यहाँ पर ये इक्वेट कर सकते। क्यू एक्स्ट्रा जो होगा वो हो सकता है ऊष्मा का ऊर्जा हो गया, चाहे आपका ध्वनि का ऊर्जा हो गया, इन सब का ये जोड़ है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये होता है। चलिए पहले मिटाते हैं इसको। चलिए, जो हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है, अब हम लोग ये लिखेंगे एक विमीय टक्कर। ये क्या होता है? तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या लिखेंगे, एक विमीय टक्कर। मतलब कैसा टक्कर होना चाहिए, एक विमीय, वन डायमेंशनल कोलिजन, एक विमीय टक्कर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है एक विमीय टक्कर। देखिए इसमें होता यह है कि जैसे आप देख सकते हैं कोई हमारे पास वस्तु है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास वस्तु है, ठीक है, तो ये वस्तु आपके सामने ये दिख रहा है। अब वस्तु जब आपके सामने दिख रहा है तो ये वस्तु मान लेते हैं कि यह वस्तु क्या है, ए है, ठीक है, ये ए वस्तु है। अब ये क्या होता है कि टक्कर से पूर्व दोनों का कुछ ना कुछ वेग होगा, इसका वेग हो गया u1 और इसका वेग हो गया u2, ये m2 है और u2 हो गया, ठीक है, ये m1 है और ये u1 हो गया। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टक्कर होने के पूर्व, ठीक है, और टक्कर होने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो टक्कर होने के बाद आप देख सकते हैं इसका द्रव्यमान कितना है, m1, ठीक है, और ये कितना है, v1 के बराबर इसका वेग हो गया, और ये क्या है, m2, और इसका जो वेग हो गया अंतिम वेग वो v2 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टक्कर होने के पहले वो और टक्कर होने के बाद वो क्या है, एक ही सरल रेखा में है जो दोनों वस्तु हैं। तो इस तरीके का जो टक्कर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक विमीय टक्कर। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग कहेंगे कि टक्कर होने के पहले, टक्कर के पहले, और इसमें क्या होता है, इस टक्कर में, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टक्कर में क्या होता है, इस टक्कर में वस्तु क्या होता है, इस टक्कर में वस्तु टक्कर से पूर्व, वस्तु टक्कर से पूर्व, ठीक है, तथा टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात, ठीक है, टक्कर के पश्चात एक ही सरल रेखा पर होता है। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक विमीय टक्कर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि द्विविमीय टक्कर। तो उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये जो हमारा द्विविमीय जो टक्कर है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द्विविमीय टक्कर में क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं,
यानी कि टू डायमेंशनल कोलिजन। तो द्विविमीय टक्कर, इसको समझिए ये क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि वस्तु है, टक्कर हुआ, मान लेते हैं ये देखिए, ये हमारे पास दोनों वस्तु है, ये वस्तु हो गया ए और ये वस्तु हो गया बी, ठीक है। तो अब देखेंगे दोनों आप, तो ये टक्कर से पहले की स्थिति है, दोनों का कुछ ना कुछ गति है। टक्कर से पहले दोनों क्या था, एक ही सरल रेखा में था, u1 हो गया, u2 हो गया, तो टक्कर से पहले, ठीक है। अब आप देखेंगे कि टक्कर होने के बाद जो है, टक्कर होने के बाद आप देखेंगे कि एक वस्तु जो है वो कहाँ चला गया, ऐसे चला गया, इसका गति क्या है v1, ठीक है, समझ में आ गया। और जो दूसरा वस्तु है उसका गति हो गया ऐसे v2, मतलब क्या है, अब क्या ये दोनों एक सरल रेखा में जा रहा है क्या, तो नहीं, अब ये दोनों वस्तु ए ऐसे चला गया और वस्तु बी इस प्रकार से चला गया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टक्कर है वो द्विविमीय टक्कर है, समझ में आ गया, टू डायमेंशनल कोलिजन इसको हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, इस टक्कर में वस्तु टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात एक ही तल पर होता है, एक ही सरल रेखा पर नहीं, एक ही तल पर होता है, ठीक है, समझ में, तल समान होगा। ऐसे जो प्लेन है, ठीक है, जो तल है वो बोर्ड का प्लेन पहले भी है और बाद में भी बोर्ड का प्लेन होगा, एक ही सरल रेखा पर नहीं होगा बल्कि एक ही तल पे होगा, ठीक है। तो ये द्विविमीय टक्कर हो गया हमारे सामने। अब हम लोग जो चीजों को पढ़ने वाले हैं वो है प्रत्यावस्थान गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये क्या होता है हमारा प्रत्यावस्थान गुणांक। तो ये क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं। प्रत्यावस्थान गुणांक ये किस प्रकार का गुणांक होता है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि इसमें दो वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया ए, ठीक है, इसका द्रव्यमान हो गया m1, ठीक, समझ में आ गया। ये वस्तु हो गया, दूसरा वस्तु हो गया हमारा m2, ठीक है, ये दोनों वस्तु हमारे सामने हो गए। अब यहाँ पर देखिए इस वस्तु का जो वेग है वो है u1 और इस वस्तु का जो वेग है वो है u2, समझ में आ गया, u1 और u2, ठीक है, ये वस्तु का क्या हो गया, वेग हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, समझ में आ गया, ये दोनों आपस में टकराएंगे, ठीक है, टकराएंगे, टकराने के बाद ये आरंभिक स्थिति है, आरंभिक स्थिति, आरंभिक स्थिति, ठीक है, आरंभिक स्थिति है ये, समझ में आ गया, ये आरंभिक स्थिति है। अब हम लोग अंतिम स्थिति को समझते हैं। तो अंतिम स्थिति में आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है v1, ठीक, समझ में आ गया। इसका द्रव्यमान हो गया हमारा m2 और इसका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान m2 हो गया और इसका गति जो हो गया वो v2 हो गया, मतलब द्रव्यमान m1 है और गति v1 है, द्रव्यमान m2 है और गति क्या है v2 के बराबर दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा अपेक्षिक वेग है, ठीक है, एक जो है ये मान लेते हैं, ये वस्तु ए ले लेते हैं, ठीक है, और ये वस्तु बी ले लेते हैं, तो दोनों में जो अपेक्षिक वेग है टक्कर के पश्चात और टक्कर के पूर्व, ठीक है, समझ में आ गई। तो उन दोनों का हम लोग जो रेशियो लेंगे, जैसे मान लेते हैं ये जो हमारा प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है, इसको हम लोग -e से लिखते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टक्कर, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग। तो टक्कर के पश्चात पहले हम लोग क्या देखेंगे, आपेक्षिक वेग को देखेंगे, ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे टक्कर से, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, पहले क्या, आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर दो वेग हो गया, ठीक है, टक्कर से पहले, टक्कर के पश्चात और टक्कर से पहले हमें अपेक्षिक वेग को लेना है। तो टक्कर के पश्चात जो हमारा अपेक्षिक वेग होगा वो कितना होगा, देखिए टक्कर के पश्चात
ये आरंभिक स्थिति है और ये हमारी क्या है, अंतिम स्थिति है। ध्यान दीजिए, अंतिम स्थिति है, समझिए इस बात को, अंतिम स्थिति ये है। अब देखिए यहाँ पर टक्कर के पश्चात अपेक्षित वेग क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, v2 घटाव v1। तो यहाँ पर v2 घटाव v1 हम लोगों ने लिख दिया, बटा यहाँ पर क्या लिख देंगे u2, ठीक है, घटाव u1, ठीक है। तो यहाँ पर u2 घटाव u1 लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको माइनस ई से लिख दिया। यदि इसको v2 घटाव v1, क्योंकि v2 जो है वो v1 से बड़ा है टक्कर के बाद, तो v2 बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, v2 घटाव v1। लेकिन टक्कर से पहले u1 जो है वो बड़ा है u2 से, तो यदि हम लोग u1 बड़ा है u2 से, तो यदि u2 घटाव u1 करेंगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव आएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ई हमारा क्या आ जाएगा, तो माइनस ई यदि क्या है, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, पॉजिटिव बटा निगेटिव, धनात्मक बटा ऋणात्मक, ये निगेटिव है, तो माइनस ई क्या है, निगेटिव है, तो ई क्या आ जाएगा, ई हमारा आ जाएगा धनात्मक। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि माइनस ई यदि निगेटिव है, तो माइनस ई यदि निगेटिव है तो ई क्या है, मान लो कोई संख्या -8 यदि ऋणात्मक है तो 8 क्या है, 8 जो है वो धनात्मक है। समझ में आती है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो माइनस ई यदि ऋणात्मक है तो ई क्या है, धनात्मक है। समझ में आ गया, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं, पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं।